हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हम लोग आज क्या करेंगे, हमारा ये टॉपिक चल रहा था कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड टर्म लोन्स। पहले ये जो चैप्टर है वो जेआईबी में कैपिटल बजटिंग के नाम से था मॉड्यूल ए में, बट अब इसको मॉड्यूल सी के यूनिट 25 में इसको डाल दिया गया है। और सेम जो चैप्टर है वो सीआईबी के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो सीआईबी के हमारा पेपर 3 है एबीएफएम का, उसमें मॉड्यूल बी में 9-10 के अंदर ये दिया हुआ है और 14-15 के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, अब कल हम लोगों ने डिस्काउंटेड कैश फ्लोज पढ़ा था ना, तो जब हम उसको उसमें प्रेजेंट वैल्यू का इफेक्ट लेके तब हम कैश फ्लोज को कन्वर्ट करते हैं, या फिर आज के आप कह लीजिए जो फ्यूचर वैल्यू होती है उसको जब हम प्रेजेंट वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसको डिस्काउंटेड कैश फ्लोज कहते हैं। तो ये सब चीजों का हम लोगों ने कल देखा था इसको कैसे करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा आप लोगों का एडवांस वर्जन है तो इनकी सेपरेट क्लासेस होंगी चैप्टर्स की, बट ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ये आप लोगों का एक बेस का काम करेगा जब हम ये वाले चैप्टर्स को करेंगे तो। ठीक है, हम लोगों ने देखा था डिस्काउंटेड कैश फ्लोज के अंदर दो मेन हमारी दो टेक्निक्स है, एनपीवी और आईआरआर। एनपीवी को हमने कल विद न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया था और अभी इसके एमसीक्यूज भी कराऊंगी मैं। ये तो अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो मैंने एक डिटेल्ड और एक बड़ा सा क्वेश्चन लिया था जिससे हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो जाए। लेकिन जब इस चैप्टर को कंप्लीट करके हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज भी करेंगे। ठीक है, तो उससे आप लोग को आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और फिर इसकी दो एजम्पशंस जो है इनको आपको याद रखना है कि इन्फ्लेशन को क्या मानना है कि कोई इन्फ्लेशन नहीं है, और जो फ्यूचर वैल्यूज जो है वो हमारी क्या है, सर्टेन है कि हमें पता है कि 2 साल बाद मुझे इतने रुपए मिलेंगे, 3 साल बाद इतने मिलेंगे। तो ये दो एजम्पशंस को लेके हम इन टेक्निक्स को करते हैं। ठीक है, एनपीवी हमने क्लियर कर लिया था कल। एनपीवी में क्या होता है, हम लोग जो ये फ्यूचर वैल्यूज गिवन होती है इनका हम क्या करते हैं, इनको प्रेजेंट वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करते हैं डिस्काउंट रेट के ऊपर। ये जो डिस्काउंट रेट है ये आपको ऑलरेडी गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर, और उस पे हम लोग क्या करते हैं 1/1+r⁴n, ये इसका फॉर्मूला होता है। और आप जैसे ही कैलकुलेटर पे ये वाला पार्ट जो है उसको अप्लाई करेंगे और फिर आप इक्वल्स टू दबाते रहेंगे तो आपको ये जो वैल्यूज हैं ये आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब आप इस फॉर्मूले को एंटर करेंगे तो आपको ये वाला आंसर मिलेगा, एंड देन जब आप इक्वल्स टू दबाते रहेंगे फिर आपको दोबारा से कैलकुलेशन नहीं करनी है, इक्वल्स टू दबाते रहेंगे तो आपको नेक्स्ट नेक्स्ट फिगर्स मिलती रहेंगे। इस तरह से आप क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर्स को कैलकुलेट कर लेंगे, देन जो फ्यूचर वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू को जब आप डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये हम लोगों ने कल देखा था। और फिर जब हम इन सारी प्रेजेंट वैल्यूज को टोटल करके जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उसमें से माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है तब एनपीवी। ठीक है, एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिस्काउंटेड कैश फ्लोज या फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है हमारी। ठीक है, तो ये इससे जो भी हमें रिजल्ट मिलता है उसको हम कहते हैं एनपीवी। जैसे कि इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में 564.02 है। अगर किसी भी प्रोजेक्ट का एनपीवी पॉजिटिव आता है तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं और उनका भी पॉजिटिव आया होता है तो फिर हम हायर वाले को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर सपोज एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है फिर तो कंफ्यूजन नहीं है, पॉजिटिव वाले को ही सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो फिर जो जिसका हायर एनपीवी है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एनपीवी मेथड था। फिर हम लोग आज जो हम लोग करेंगे वो करेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इसको इंटरनल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं लाइक इन्फ्लेशन, ये सब चीजों को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो इसलिए हम इसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस मेथड का जो ये कैसे, सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि इसकी जरूरत क्या है। इसका ये जो मेथड है ना ये एक तरह से आपका एनपीवी का ही आप समझ लीजिए एक वेरिएशन या एक एक्सटेंशन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इसमें और एनपीवी में क्या डिफरेंस होता है, एनपीवी सपोज आपने 10% के ऊपर कैलकुलेट किया और आपका 564 और समथिंग दोनों प्रोजेक्ट्स का आ गया। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, ये एक ऐसा रेट होता है या आप कह लीजिए एक ऐसा डिस्काउंट रेट होता है जिस रेट के ऊपर आपकी जो एनपीवी है वो 0 आ जाए। देखिए ऊपर चार्ट से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ।
ये जो आपको ये सपोज ये प्रोजेक्ट बी है, आपको इसकी सब फिगर्स दिख रही है, अभी आपका एनपीवी कितना आया 373.33। तो एक ऐसा डिस्काउंट, अभी क्या है, अभी एनपीवी पॉजिटिव आया, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको एक ऐसा रेट इसके अंदर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर तुम एनपीवी वैल्यू में निकालते हैं, लेकिन आईआरआर में हम लोग एक ऐसा रेट फाइंड करते हैं या एक ऐसा डिस्काउंट रेट फाइंड करते हैं जहां पर जो एनपीवी है वो हमारा 0 आ जाए। ठीक है, एक ऐसा डिस्काउंट रेट जिसके ऊपर, क्योंकि जब हम ये डिस्काउंटिंग करेंगे उससे फिर इन वैल्यूज में डिफरेंस आएगा, वैल्यूज में डिफरेंस आएगा, तो वो कौन सा रेट है जिसके ऊपर हमारा जो एनपीवी है वो 0 आ जाएगा, कि किस डिस्काउंट रेट के ऊपर हम जितना भी हमें रिटर्न्स मिलेंगे और जो हमने लगाया वो बराबर होगा। ठीक है, तो ये हम लोग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के अंदर देखते हैं। अब पढ़ते हैं उसको थोड़ा डिटेल में। देखिए, तो जो अगर सपोज आप वन लाइन में पूछें कि, या वन लाइन में अगर आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि आईआरआर क्या होता है, तो आईआरआर एक ऐसा डिस्काउंट रेट होता है दैट रिड्यूसेस द एनपीवी टू 0, एक ऐसा रेट जिसके ऊपर आपकी जो एनपीवी की जो वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, अब अगर सपोज आपका जो आईआरआर है, जो यहाँ से आईआरआर आया, वो अगर आपका ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है आपकी बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, सपोज अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं तो जो इशू में जो एक्सपेंसेस हुए और प्लस जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ा तो वो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी। ठीक है, तो अगर आपका आईआरआर जो भी आपका ये रेट आया है, अगर ये बड़ा है किससे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर केस में आप इस प्रोजेक्ट को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों एक्सेप्ट कर लेंगे, समझाती हूँ। देखिए, आईआरआर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न, हमें रिटर्न में कितना मिलेगा इस पर्टिकुलर, अगर सपोज मैं प्रोजेक्ट ए को लगाती हूँ तो मुझे क्या रिटर्न्स मिलेंगे परसेंटेज के अंदर। ठीक है, तो अगर मेरा ये जो परसेंटेज है रेट ऑफ रिटर्न का, ये ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मतलब सपोज मैंने 10 लाख रुपए का लोन लेके और 10 लाख रुपए मुझे इस प्रोजेक्ट में मैंने लगाए, और इस 10 लाख के लिए के ऊपर मुझे 10% का ब्याज देना पड़ रहा है। ठीक है, अभी और एक्सपेंसेस को साइड रखते हैं, अभी हम मानते हैं कि सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट को ही हम कंसीडर कर रहे हैं। तो मालूम नहीं क्या कि एटीएम का इंश्योरेंस भी है, इंश्योरेंस है, मरी के कोई पता ही नहीं दिया, पता नहीं दिया, और ना बैंक। मुझे लगा सर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलिए, देखिए दोबारा से समझते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर सपोज आपका जो भी रिटर्न्स है, अगर वो आपका उसका परसेंटेज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब आपने 10 लाख रुपीस का आपने लोन लिया और इसके ऊपर आपको 10% का आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो आपका जो आईआरआर है, अगर सपोज वो 12% है, ठीक है, अगर वो 12% है और ये इस 10% से ज्यादा, तो उस केस में आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट की जो अर्निंग है ये क्या कर रहा है, सरप्लस में आपको अर्निंग दे रहा है ओवर एंड अबव द कॉस्ट ऑफ फंड, कि जितना आपको कॉस्ट पड़ रही है उससे ऊपर ही आपको 2% ऊपर कमा के दे रहा है, और इससे क्या होगा, जो शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है वो बढ़ेगी। ठीक है, सेम इसका रिवर्स कर लीजिए। अगर आईआरआर जो है वो लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कि आपको 10% तो आपको ब्याज देना पड़ रहा है, और जिस प्रोजेक्ट के लिए आपने ये लोन लिया था और उस लोन को आपने जहां पर लगाया है, वैल्यू जहां पर भी इन्वेस्ट किया, वहां से आपको सपोज 8% रिटर्न मिल रहे हैं, तो 10% की कहीं पे आपको कीमत चुका के और आपको 8% का बेनिफिट हो रहा है, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, ऐसे प्रोजेक्ट को अंडरटेकन नहीं करेंगे। ठीक है, कोई क्वेरी है किसी की? हम जीरो वाला नहीं समझ में आया मैम, जो रिपीट दोबारा कर दीजिए। मैम रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज में थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ओके, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। देखिए, जो आईआरआर है ये हमारा क्या है, ये एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो की एक टेक्निक है। एक हमने एनपीवी पढ़ी थी, दूसरी हम आईआरआर पढ़ रहे हैं। इस मेथड के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एक ऐसा डिस्काउंट रेट, प्लीज क्वेश्चन पूछ के माइक ऑफ कर दीजिए, फिर जब पूछना होगा तो आप माइक ऑन कर लीजिएगा। देखिए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसा डिस्काउंट रेट जिसके ऊपर आपका जो एनपीवी वैल्यू है वो 0 आए। ठीक है, अभी एनपीवी हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव आनी चाहिए, और फिर उसमें अगर सपोज 2 में कंपैरिजन होगा तो हायर वाली को हम लोग उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन आईआरआर टेक्निक जो है वो क्या कहती है कि आपको वो डिस्काउंट रेट फाइंड आउट करना है जिसके ऊपर आपका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो 0 आए। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है? कैश आउटफ्लो है मैम जी, उसके इक्वल टू आना चाहिए ना सर। देखिए, वो आपकी बात सही है, वहां ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, जो आपके जितने भी डिस्काउंटेड कैश फ्लोज है, ठीक है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मतलब अब आप लोग समझते हैं ना
कि हमने जो फ्यूचर वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया, तो ये जो हमारे डिस्काउंटेड कैश फ्लोज है ये हमारे किसके बराबर है, जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है सर, तो ये वाली बात भी है, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, लेकिन अगर ऐसा होगा ये दोनों बराबर होंगे तो एनपीवी उस केस में क्या आएगा सर, 0 आएगा ना। वही मैं बोल रहा हूँ मैम कि जो आउटफ्लो कैश आउटफ्लो है उसके इक्वल टू एनपीवी आ रहा है, तो आईआरआर नहीं सर, नहीं सर, एनपीवी के बराबर नहीं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपका कैश आउटफ्लो है, जितने का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर वो आपके डिस्काउंटेड कैश फ्लोज के बराबर है तो एनपीवी 0 आएगा। चलिए ठीक है मैम। ठीक है, चलिए, तो ये चीज क्लियर हो गई कि जब हमारे जो प्रेजेंट वैल्यूज हैं कैश फ्लोज के वो हमारे बराबर होंगे, मतलब जितना हमने लगाया उतना ही हमें मिल रहा है, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, डीसीएफ, सम ऑफ ऑल डिस्काउंटेड कैश फ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। दैट मींस एनपीवी विल बी इक्वल्स टू 0। मैम जी सर बोलिए। मैम लेकिन अगर हम बिजनेस करते हैं तो वहाँ तो प्रॉफिट के लिए करते हैं, तो एनपीवी अगर 0 हो ही जाए तो फिर बिजनेस का फायदा क्या। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है सर, लेकिन ये क्या है, ये एक टेक्निक है, ऐसा नहीं है कि हम जो जिसका एनपीवी 0 हुआ उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, या मतलब एक्सेप्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, हम सिर्फ टेक्निक को अप्लाई करके देख रहे हैं, हमारे जो एक्चुअल प्रॉफिट्स हैं सर वो अलग होंगे। यहाँ पर क्या है, ये एक टेक्निक है जिससे हम एटलीस्ट ये देख ले कि एक हमें मिनिमम रेट मिल जाए कि इससे नीचे तो हमें नहीं जाना है। ठीक है सर, तो यहाँ से हमें एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना है कि इससे नीचे नहीं जाना है, इससे ऊपर अगर कोई प्रोजेक्ट है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि सर सिर्फ यही जो चीज है, सपोज ये जो डिस्काउंटेड कैश फ्लोज है, ये कोई सिंगल कोई ऐसा ये पैरामीटर नहीं होता कि इसी के बेस पे हमारा जो प्रॉफिट है वो डिपेंड करेगा, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक मिनिमम रेट निकाल लेते हैं कि एटलीस्ट इतना तो हमें चाहिए। ठीक है मैडम। जी सर, जो हम डिस्काउंटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे थे, जी तो अगर उसमें जाके फाइनल में एनवीवी 0 हो जाता है, जो पहले वाला जो कल वाली की मैं बात कर रहा हूँ जी, तो उसमें अगर 0 हो जाता है तो वो 0 अगर हो रहा है तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा वो। जी सर, जिस रेट के ऊपर, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज ये आपका हमने 10% पे डिस्काउंटिंग की थी ना सर, फॉर एग्जांपल मैंने 20% पे, फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा डिस्काउंट रेट जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका जो एनपीवी है वो कम आएगा। ठीक है, अभी अगर आपका 10% के ऊपर एनपीवी 373 आ रहा है, तो अगर आप 20% के ऊपर करेंगे तो आपका इससे कम आएगा, या हो सकता है माइनस में भी आ जाए। मैडम मैं यही बोल रहा था, जैसे यहाँ पर हम कर रहे हैं, अगर यहाँ पर मेरा एनपीवी 0 आ जाता, जी बिल्कुल 0 आ जाता, तो जो आज हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पढ़ रहे हैं वो कहलाएगा। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, अगर सपोज इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मेरा एनपीवी 0 आ जाता, तो जिस रेट की वजह से ये 0 आया, दैट विल बी माय आईआरआर। ठीक है सर, 20% रहेगा ना मैडम। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, ये तो अभी हम करके देखेंगे, ऐसे हम नहीं, बट एक जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर मैंने 20% सपोज ले लिया, 20% पे मेरी वैल्यू 0 आ जाती, तो जो 20% है वो मेरा आईआरआर बन जाएगा, क्योंकि जो हमने पॉइंट पढ़ा है वो मैंने वहां पे क्लियरली लिखा है कि आईआरआर क्या है, वो भी एक डिस्काउंट रेट ही है। हमें फाइंड आउट जो करना है, एक ऐसा डिस्काउंट रेट जिसके ऊपर एनपीवी 0 आ जाए, वो हमारा आईआरआर होगा। सर इतनी बात आप लोग समझिए, ठीक है, बाकी धीरे धीरे अभी क्लैरिटी आएगी। ठीक, तो इसमें आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि अगर हमारा आईआरआर जो है वो ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इन दोनों का रिलेशन मैंने आपको बता दिया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जो हमें पे करना पड़ रहा है उस फंड को रेज करने के लिए, तो अगर सपोज हमारे रिटर्न्स जो है वो उससे ज्यादा होंगे, अगर मैं 10% बाहर पे कर रही हूँ इंटरेस्ट वगैरह के लिए, तो एटलीस्ट मुझे 12% या 10+ तो मुझे चाहिए, तभी मैं उस प्रोजेक्ट को क्या करूंगी, एक्सेप्ट करूंगी। ठीक है, क्यों, उससे क्या होगा, फिर मेरे शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है वो इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि मुझे 2% के एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेंगे, मतलब 10% लगा के मुझे 12% की कमाई होगी, तो 2% का मुझे बेनिफिट होगा। ठीक है, सेम सिचुएशन में अगर रिवर्स होता है, फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो है 10% और मेरा आईआरआर है 8%, तो ये इस केस में हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर सपोज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है, तो उस केस में हम क्या देखेंगे, मतलब अगर सपोज आपके पास ए या बी में से आपको चूज करना है, तो इसमें आप क्या देखेंगे कि हायर आईआरआर जिसका भी होगा उसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर वो इंडिपेंडेंट होंगे तो आप देखेंगे एटलीस्ट इट शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक,
मैडम जी सर बोलिए। मैम ये लास्ट एग्जांपल जो आपने ऊपर बताया था ना, जी एक बार थोड़ा और ऊपर चले जाएंगे। सर चले तो जाऊंगी, लेकिन ना टॉपिक फिर थोड़ा सा डेविएट हो रहा है। देखिए मैं बिल्कुल भी डाउट्स मैं नहीं चाहती कि किसी के मन में रहे और मैं ना बताऊं। चलिए पूछिए सर, बताइए। मैम ये 1 जो आया है डिस्काउंटिंग फैक्टर में, ये क्या ये क्यों फॉर्मूला है का क्या है? हाँ, सर? ये जो 1 है ये प्रेजेंट की वैल्यू है, तो इसलिए हम इसको 1 रुपए आज की तारीख में 1 रुपया ही है। फिर उसके बाद अगले साल ये 1 रुपया 0.909 पैसे रह जाएगा, ने उससे ठीक नेक्स्ट है ईयर 0.826 रह जाएगा। ठीक है सर? ठीक है ठीक जी ठीक जी ठीक है। चलिए ठीक है। तो ये वाली स्लाइड आप लोगों को क्लियर है? अगर आपको दो में से एक चूज करना होगा तो आप क्या देखेंगे कि हायर आईआरआर किसका है उसको सेलेक्ट करेंगे, और अगर सपोज सिंगल वाला होगा, इंडिपेंडेंट होगा, तो आप क्या करेंगे, मतलब आपको ये तो हमेशा ध्यान रखना है कि आईआरआर शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एनी कंडीशन में आपको ये देखना है कि आईआरआर जो है वो ग्रेटर होना चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और ये देखिए बहुत कॉमन एक कॉमन अप्रोच भी है कि जितना हम लगा रहे हैं एटलीस्ट उससे तो ज्यादा मिलना चाहिए, तभी तो हम उस प्रोजेक्ट में लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं। जी सर पूछिए। मैम एक्चुअली क्या है ना, को चूज करने के लिए एनपीवी रेशियो उसका देखना पड़ेगा। जी सर, पहले तो एनपीवी ही निकालना पड़ेगा। देखना पड़ेगा, तो जी कहने का मतलब इंटरनल उसका उद्देश्य क्या है एक्चुअली? सर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का क्योंकि उद्देश्य ये है। एनपीवी जी देखे हमको भी। सर एनपीवी में लेकिन हमें मैटर नहीं कर रहा है जो हमने डिस्काउंट बोलिए रेट। बोलिए। जी मैं बताती हूँ सर, देखिए एनपीवी के अंदर जो भी डिस्काउंट रेट हमें गिवन है हम उसके ऊपर एनपीवी निकालेंगे, और जिसका भी एनपीवी ग्रेटर होगा, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर है? प्लीज कंफर्म कीजिए। ठीक, लेकिन आईआरआर में हमें वो डिस्काउंट रेट, एक ऐसा डिस्काउंट रेट फाइंड करना है जिसके ऊपर मेरा एनपीवी 0, सो दैट कि मैं अपनी कंपनी को ये बता सकूं कि मिनिमम इतना रेट तो हमें चाहिए ही चाहिए। समझ पा रहे सर? इससे अधिक कम आ रहा है तो नुकसान होगा कंपनी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये ठीक है, क्लियर है मैम, आगे बढ़िए मैम। चलिए अब देखिए इस वाले ये जो आईआरआर का हम एग्जांपल कर रहे हैं, अब यहाँ पर क्या होता है, अब इस चीज को फाइंड करने के लिए फिर हमें हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ता है। हिट एंड ट्रायल का मतलब कि देखिए अब ऐसा डिस्काउंट रेट चाहिए जिसके ऊपर एनपीवी 0 आए। ठीक, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने सेम क्वेश्चन लिया है जो एनपीवी में था, वहां पर हमने कितने रेट के ऊपर डिस्काउंटिंग की थी? 10% के ऊपर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है? ये वाली जो मैंने डिस्काउंटिंग की है यहाँ पर, ये मैंने 15% के ऊपर की है। तो अगर आप देखेंगे पहले वाले क्वेश्चन में जो मेरा एनपीवी जो आ रहा था वो मेरा 500 समथिंग 574 समथिंग आ रहा था 10% पे। जब मैंने इस डिस्काउंट रेट को, देखिए जब मैंने डिस्काउंट रेट को इंक्रीज किया तो मेरा एनपीवी क्या हुआ? डाउन गया। कितना हो गया? 191। ठीक है, बट अभी भी 0 नहीं आया। इतनी बात क्लियर है? तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कोई और रेट पे ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने किया है बुक में, तो बल्कि ये नहीं था बट ये मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया है। ये 20% के ऊपर मैंने डिस्काउंटिंग की। ये जो वैल्यूज है ये अब आप लोग कैलकुलेटर से इजीली निकाल सकते हैं। ये मैं यहाँ पे क्या करेंगे, 1 + 0.20 की पावर n, और वो n करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आप एक बार इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल्स टू दबाएंगे तो आपको ये फिगर्स मिल जाएंगी। तो ये मैंने 20% पे किया। जब मैंने 20% के ऊपर डिस्काउंटिंग की तो मेरा एनपीवी क्या आया? ये देखिए माइनस में आ गया ना। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? 15% के ऊपर मेरा एनपीवी आया 19191। ठीक है, और 20% के ऊपर मेरा एनपीवी आया है -107। इसका मतलब ये चीज क्या बता रही है? ये चीज मुझे ये बता रही है कि मेरा ये जो आईआरआर है ये बिटवीन 15 to 20% है। क्या आप लोग इस बात से एग्री है? पॉजिटिव 191 और -107 के बीच में कहीं पे 0 होगा। ठीक है, तो ये जो 0 है, ये इतना तो मुझे क्लियर हो गया। एक मुझे क्या मिल गया, एक मुझे हिंट मिल गया कि ये 15 to 20% के बीच में मेरी जो ये आईआरआर है वो लाई करेगा। ठीक है, अब इसका एक जो तरीका होता है, ये मैंने प्रोजेक्ट बी का किया था। देखिए ये -141, तो ये भी माइनस में आ गया और ये भी माइनस में आ गया, और ये किस रेट पे आया? 20% पे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक फॉर्मूला भी होता है, इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है, तो वो सब मैं आपको बताऊंगी। बट अभी
ये जो हमारी जो क्लास है वो कंसेप्चुअल बेसिस पे हम लोगों को अभी कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल पे हम लोग जाएंगे जब इसके एमसीक्यूज करेंगे तो वहां पे मैं आपको शॉर्टकट वगैरह सब बता दूंगी, बट अभी आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए। इतनी बात क्लियर है कि 15 to 20% के बीच में मेरा कहीं पे आईआरआर आएगा जिसके ऊपर एनपीवी 0 होगा, ठीक है। इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। अब यहाँ पर क्योंकि ये सॉल्व किया हुआ है तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, आप इस चीज को, ये आपका, आप इसको होमवर्क भी समझ सकते हैं। इस रेट के ऊपर आप खुद से घर पे करके देखेंगे, ठीक है। देखिए अब हम इसको थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। इट इज क्लियर दैट एट डिस्काउंट रेट ऑफ 15% एनपीवी हमारा पॉजिटिव था 15% के ऊपर, ठीक है। जब हमने 20% के ऊपर किया तो हमारे जो एनपीवी फिगर्स है वो नेगेटिव हो गए, ठीक है। यहां से हमें क्या पता चला कि जो आईआरआर है दोनों प्रोजेक्ट का, उसकी जो रेंज है वो हमें इतना क्लियर हो गया कि 15 से 20% के बीच में हमारा लाई करेगा आईआरआर। फिर हमने क्या किया, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड हम लोगों ने अप्लाई किया और उससे हमने करके देखा तो जो प्रोजेक्ट ए है उसका 18.1% में 18.1% के ऊपर प्रोजेक्ट ए का एनपीवी 0 आया और प्रोजेक्ट बी के लिए 16.8% पे एनपीवी 0 आया। ये आप लोग खुद से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप जो मैंने टेबल दी है सेम टेबल में बस आप वो जो डिस्काउंट रेट वाला जो कॉलम है उसको आप चेंज कीजिएगा। उसमें क्या करेंगे, सपोज इसका अगर हम करके देंगे 18.1% सपोज है तो 18.1% के ऊपर आप डिस्काउंटिंग रेट्स निकाल लेंगे वो पॉइंट्स वाले और फिर उनकी मल्टीप्लाई करके आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालेंगे और फिर जब आप उनका टोटल करेंगे कैश फ्लोज का, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज का, और उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा एट द रेट ऑफ 18.1%। तो प्रोजेक्ट ए का जो आईआरआर है वो 18.1% है, प्रोजेक्ट बी का जो आईआरआर है वो 16.8% है। और अगर मुझे इन दोनों में से चूज करना है, अब सबसे पहले मुझे एक चीज क्या देखनी है, फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज गिवन एज 10%। तो पहली कंडीशन तो क्या बनती है, सपोज ये वाला जो ए प्रोजेक्ट है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 8% आता तो ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाता। क्यों रिजेक्ट हो जाता, क्योंकि ये 10% से कम है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, आईआरआर, कि जो दोनों आईआरआर हमारे प्रोजेक्ट्स के हैं क्या वो 10% से ज्यादा है। यस, दोनों ही 10% से ज्यादा है। तो उस केस में फिर हम क्या देखेंगे कि हायर आईआरआर किसका है, तो वो प्रोजेक्ट ए का है, तो प्रोजेक्ट ए को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें जो डाउट्स है प्लीज पूछ लीजिए। मैडम सॉरी फॉर इंटरप्ट यू, जी जी, मगर हम आपका पिछला वीडियो देखे थे, पिछला जी, कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर आप पढ़ा देती ना जी, तो उससे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता। हम पिछला वीडियो में देखे थे कि एकदम बहुत क्लियर हो गया था ये कि 0 अच्छा। कब आता है। अच्छा सर, एक्चुअली क्या है ना, पहले सिलेबस कुछ और था, अब वो पहले तो वो एक पूरा टॉपिक था जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो था सर, वो एक चैप्टर था। जी मैडम एक बात है ना कि एक्चुअली क्या है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए ना। कंसर्न में समझ गई सर, कंसर्न में समझ गई, बट फिर उसमें ये आता है ना कि वो मतलब वो आउट ऑफ सिलेबस और ये सब हो जाता है। तो लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको टॉपिक को कंप्लीट करके, क्योंकि इसमें अभी एक हमारा 1-2 टॉपिक्स और आएंगे वाईटीएम वगैरह, तो वहां पर भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इसलिए ना कॉन्सेप्ट मैडम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ाने से ना ये पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाता है। हम पिछले वीडियो में देखे थे इसलिए हमको समझ में आ रहा है, जी मगर बहुत से लोग नहीं बोल रहे हैं ना। जी जी ताकि जी हम बहुत से क्लास आपका देखे हैं जी कि क्वेश्चन बहुत एराइज होता है। जी, इस टॉपिक में एक भी क्वेश्चन एराइज नहीं हो रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं आपको। ये कंबाइंड क्लास है ना, हम लोग का तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं है सिलेबस में। सर किसी का भी नहीं है। हाँ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैडम का सर आप पिछला वीडियो देखिएगा, मैडम का टाइम हम लोग वैल्यू देख ऑफ मनी। लिए सर, हम लोग सीआईबी वाले हैं, हम लोग देख लिए सर। हाँ, जेआईबी तो शायद कर चुके होंगे, कोई बात नहीं सर। एक काम करेंगे, देखिए क्योंकि जेआईबी वाले तो वो सीआईबी में सीआईबी वाले जो उन्होंने अभी जेआईबी में वो टॉपिक पढ़ा है, तो एक क्लास मैं जेआईबी के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी की सर बिल्कुल करा दूंगी। आपका जो सजेशन है वो उसको मैं ध्यान रखूंगी और ये वाली जो क्लास है टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वो मैं करा दूंगी, ठीक है। थैंक यू मैडम जी, ओके सर, ओके, ठीक है। तो अगर इस पर्टिकुलर इसमें एक्सप्लेनेशन में किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। आईआरआर का मतलब वो डिस्काउंट रेट जिसके ऊपर एनपीवी 0 आएगा। अब वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा हिट एंड ट्रायल मेथड से। हालांकि इसके फॉर्मुलेज भी होते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, बट वो मैं आपको बताऊंगी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। अभी सिर्फ हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल जब हम लोग करेंगे प्रैक्टिस तो वहां पे मैं आपको इसके फॉर्मुलेज बता दूंगी, किससे ये जो 18.1% और 16.8% है वो डायरेक्टली भी आ सकता है। मैम जी सर। मैम जी मैम ये लास्ट पॉइंट में जो
10% है, ये मैम कहाँ से आ गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल? ये सर पूरा मतलब वो चल रहा है ना सर, एक अज्यूम्ड क्वेश्चन चल रहा है, तो उसमें हम ये मान रहे हैं कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो गिवन थी हमें 10%। ओके मैम, जी ठीक है, तो ये चीज जी, क्लियर है। और मैम। बिल्कुल मैं मुझे भी ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसी नीड लग रही है कि जेआईबी को, स्पेशली जो न्यू स्टूडेंट्स है जेआईबी के, तो उनको टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक बार जरूर कराएं। तो बिल्कुल मैं एक बार कराऊंगी, ये वाला टॉपिक कंप्लीट करके उसकी ज्वाइंट सेशन ना लेके अलग से क्लास लेके तब मैं करा दूंगी, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग आ गए हैं नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। इसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का रोल नहीं है, ठीक है जी सर। मैम ये मैं पूछ रहा था कि IRR से इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है सर वो मैं जब इसके एमसीक्यूज कराऊंगी सर, वहां पे हम लोग देखेंगे, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज में आपको कराऊंगी, उसमें सर आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। क्या है ना मैम, बोलिए सर। एक्चुअली क्या है ना, IRR आप पढ़ा दिए थे लेकिन मैं कुछ भी समझ नहीं पाया उसमें। अच्छा कोई बात नहीं सर, देखिए फॉर जेआईबी, क्योंकि अभी मैं सोच रही थी ये थोड़ा सा बेसिक करा के तो हम लोग कर लेंगे। जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है जो जेआईबी के लिए सर, मैं इसकी जो है एक सेपरेट क्लास रख लूंगी, उसमें आपके जो बहुत मतलब बहुत माइनर जो डाउट्स होंगे उनको मैं वहां पे ले लूंगी सर, ठीक है। तो आप बिल्कुल वहां पे ओपन होके वहां पे अपने डाउट्स पूछ लीजिएगा, ठीक है सर। अभी ज्वाइंट सेशन में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, और अब ये जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यूज नहीं है, ये थोड़े इजी मेथड्स हैं, तो इसको बहुत आसानी से आप लोग समझ लेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग कहेंगे मैं आपको एनपीवी और आईआरआर दोबारा से भी बता दूंगी, ठीक है सर, अलग से क्लास लेके, ठीक। चलिए, तो नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स में हम लोग देखते हैं दो मेथड्स हमें मिलते हैं यहाँ पर। एक होता है पेबैक पीरियड मेथड और एक होता है हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इन मेथड्स के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इजी मेथड्स, या आप कह सकते हैं इनको आप ट्रेडिशनल या ओल्ड मेथड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो पेबैक पीरियड मेथड है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है पे बैक पीरियड, कि मैंने जो भी, अगर सपोज मैंने 50,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट की है, तो ये जो मेरा 50,000 रुपीज है ये कितने टाइम में रिकवर हो जाएगा। तो ये जो आंसर है ये हमें इस पर्टिकुलर मेथड से मिलता है, दैट इज पे बैक पीरियड मेथड। इसमें क्या होता है, टू मेजर द लेंथ ऑफ टाइम दैट विल बी टेकन बिफोर द रिसिप्ट्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट आर सफिशिएंट टू पे बैक द कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। जितना भी हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो हमें अपने प्रोजेक्ट के कैश फ्लो से कितने टाइम में रिकवर हो जाएगा, कितने लेंथ में रिकवर हो जाएगा, लेंथ ऑफ टाइम में, वो हमें इस मेथड से पता चलता है। एग्जाम्पल देखिए, आपने दो प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों ही 50,000 के थे जो उसमें इन्वेस्टमेंट लगी, दोनों ही आपने 50,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट करके तब आपने सपोज ये जो प्रोजेक्ट्स है उनकी वैल्यू है। अब यहाँ पर आपको उनके कैश फ्लोज दिए हैं कि अगर आप प्रोजेक्ट ए को चूज करते हैं तो आप उसके जो कैश फ्लोज हैं वो इस तरह से 7,500, 20,000, 15, 7,500, 3,000। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम ये देखेंगे कितने टाइम पीरियड में हमारे ये 50,000 की रिकवरी हो रही है। तो एक बार कीजिए जरा, फर्स्ट ईयर में 4 साल में फर्स्ट 4 इयर्स में, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर हमारा इस 4th ईयर में क्या हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है 50,000। तो प्रोजेक्ट ए का जो पेबैक पीरियड है वो हो गया 4 इयर्स, ठीक है। प्रोजेक्ट बी जो है, अब प्रोजेक्ट बी में देखिए यहाँ पे तो क्लियरली पता चल रहा है 5th ईयर में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो 50,000 वो हुआ, कंप्लीट हुआ, वो 5th ईयर में हुआ। तो यहाँ का जो पेबैक पीरियड आ गया वो आ गया 5 इयर्स, ठीक है। तो ये हमारा पेबैक पीरियड मेथड होता है कि कितना हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो कैश फ्लो से हम लोग डायरेक्टली, इसके अंदर मैंने आपको बताया कोई डिस्काउंटेड कैश फ्लो नहीं कैलकुलेट होगा, जो फ्यूचर वैल्यूज गिवन होंगी उसी से ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग देख लेंगे कितने टाइम में ये रिकवर हो रहा है। तो फर्स्ट वाले केस में 4 इयर्स में हो रहा है, सेकेंड वाले केस में क्या हो रहा है, 5 इयर्स में हो रहा है। लेकिन आंसर क्या होगा, जिसका आपका जो कम समय में आपको रिकवरी करके दे रहा है। तो इस, अगर सिर्फ आप इस मेथड के पॉइंट से देखेंगे तो जो प्रोजेक्ट ए है उसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे ओवर प्रोजेक्ट बी। जबकि अगर आप वैसे कंपैरिजन करें तो देखिए प्रोजेक्ट बी जो है दैट इज मोर प्रॉफिटेबल। देख पा रहे हैं ना आप लोग, देखिए यहाँ पर तो 3,000 क्या, फिर आपके कैश फ्लो 0 हो गए, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10,000 आपको 10 ईयर्स तक मिल रहे हैं। तो यही फिर इस मेथड की ड्रॉबैक्स है कि यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ इसी चीज को कंसीडर किया जाता है, फ्यूचर इसके बाद
जो भी हमारे पेबैक जो हो गया हमारे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट, उसके बाद वाले जो मिलने वाले कैश फ्लोज है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो यही इसकी डिसएडवांटेज है, और इसीलिए जो मेथड्स है ये अब इतना यूज में नहीं है, बट फिर भी बुक में दिए हैं तो इसलिए हमें पढ़ना जरूरी। इसमें मैडम मैम इसकी इसमें फ्रस्ट्रेशन भी ज्यादा है ना। हेलो जी जी बोलिए। हेलो मैम, इसमें जैसे अच्छा कौन हुआ, ए कि बी को जी मानेंगे? मैं बता रही हूँ सर, इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो जो प्रोजेक्ट ए है उसको रैंक 1 मिल जाएगी, मतलब उसको हम चूज करेंगे ओवर प्रोजेक्ट बी। ठीक है सर, बट प्रैक्टिकलिटी अगर आप देखें तो प्रोजेक्ट बी बेटर है, जी जी है ना सर। लेकिन पेबैक पीरियड मेथड के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट ए को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है अकाउंटिंग। आफ्टर 5 ईयर बी प्रोजेक्ट में आफ्टर 5 ईयर भी मिल रहा है, और ए प्रोजेक्ट में 5 ईयर के बाद क्लोज हो जा रहा है जी। तो फिर बेटर वो कैसे हुआ? सर वही तो मैं आपको बता रही हूँ, एज पर दिस मेथड प्रोजेक्ट ए बेटर है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही उसके एंगल को फोकस कर रहे हैं कि कितने टाइम पीरियड में हमारी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो हमें रिटर्न मिल जाएगी सर। ऐसा एन्युटी का कंसेप्ट है क्या इसमें? जी सर, ये एन्युटी वाली कॉन्सेप्ट है क्या इसमें? नहीं सर, नहीं एन्युटी में तो सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी लगता नहीं, ये एन्युटी कॉन्सेप्ट नहीं है सर। जी चलिए, नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो हमारा आता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ये जो ARR मेथड है ये अकेला एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर कैश फ्लोज जो होते हैं, जो प्रोजेक्ट से हमें कैश फ्लोज मिल रहे हैं उसको कंसीडर नहीं किया जाता, मतलब इसका कोई रोल नहीं होता कैश फ्लोज का। ठीक है, यहाँ पर किस चीज को कंसीडर किया जाता है, जो हमारा नॉर्मल अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है, जो P&L अकाउंट से जो हमें मिलता है उस प्रॉफिट को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है इसको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं और सिंपल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, measures the profitability of an investment by using the accounting profit। जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है उसकी जो मतलब उससे हम लोग कंसीडर करते हैं कि जो ये इन्वेस्टमेंट है ये प्रॉफिटेबल है या नहीं। हम क्या करेंगे, सपोज अगर मैंने प्रोजेक्ट ए लगाया, ठीक है, और मेरा जो प्रॉफिट्स हैं सपोज वो इंक्रीज हो गए, और दूसरा प्रोजेक्ट लगाया उससे इंक्रीज नहीं हुए, कांस्टेंट रहे, डिक्रीज हो गए, तो उस केस में मैं क्या करूंगी, प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट कर लूंगी। तो इस तरह से हम लोग इस मेथड के अंदर क्या करते हैं, जो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है वहां से हम लोग देखते हैं वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हमें क्या कैश फ्लोज दे रहा है, क्या कमा के दे रहा है, उससे हम नहीं देखते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड्स बाय एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैम ये एवरेज कैसे निकालेंगे इसमें? जी अभी मैं इसको एग्जांपल से बताऊंगी मैम। मैं देखिए अब यहाँ पर एक जो 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है, अकाउंटिंग इनकम जो हम यहाँ पर लेंगे is arrived after providing for depreciation। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जो भी अकाउंटिंग यहाँ पे प्रॉफिट अवेलेबल होगा वो उसके अंदर डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड होगा, जबकि जो एनपीवी और IRR जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं, कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट को कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी थी। प्रोजेक्ट हैविंग जिस प्रोजेक्ट का भी ARR ज्यादा होगा उसको हम हाई रैंक देंगे। सपोज 2 प्रोजेक्ट है या 3 प्रोजेक्ट है तो जिसका ज्यादा होगा उसको हम फर्स्ट रैंक दे देंगे, जिसका सेकंड नंबर पे होगा उसको सेकंड रैंक दे देंगे, मतलब सेकंड लोवेस्ट जिसका होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसमें रैंकिंग करते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आपको 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है क्वेश्चन में, ईयर 1 2 3 4। तो अब इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो प्रोजेक्ट की हमारी 16 लाख की इन्वेस्टमेंट है। अब आप देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले तो प्रॉफिट्स जो है उनका हम क्या कर लेंगे, उनका एवरेज निकाल लेंगे। तो 52 प्लस 56 59 इन सबको टोटल किया और जो टोटल जो भी आया उसको 4 से डिवाइड किया तो हमारा 56,000 क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है, उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब यहाँ पर एवरेज इन्वेस्टमेंट का जो मतलब है वो है यहाँ पर जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 2, जो भी इन्वेस्टमेंट होगी उसको हम हाफ कर देंगे। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो फिर 56,000 डिवाइड बाय 8 लाख इंटू 100, 7% जो है वो हमारा ARR आ गया। सपोज दूसरा जो प्रोजेक्ट है उसका अगर फॉर एग्जांपल 10% आया तो हम प्रोजेक्ट बी को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, इजी मेथड है, इसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी और डिस्काउंटेड कैश फ्लोज वगैरह को कंसीडर नहीं किया जाता, इसलिए ये ओल्ड मेथड्स हैं, बहुत कम यूज किए जाते हैं। ठीक है, इस समय जो ट्रेंड में है या जो प्रैक्टिकलिटी में जो यूज किए जाते हैं वो एनपीवी और IRR है, इसीलिए मैंने वो आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ाया। और अभी दोबारा भी अगर नीड लगी तो हम दोबारा भी कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, अभी हमारे पास टाइम है। ठीक है, तो आप लोग क्लियरली बता दीजिएगा, दोबारा से हम लोग इसकी क्लास कर लेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया मैडम?
सर ये फॉर्मूला एवरेज इन्वेस्ट, हमें क्या करना है, इस इन्वेस्टमेंट का एवरेज करना है कि जो भी इन्वेस्टमेंट दिया उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे सर, ये इसका फॉर्मूला है सर। ओके ओके जी ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। अभी तक हमने कैपिटल बजटिंग के अंदर 4 टॉपिक्स पढ़े हैं, 2 डिस्काउंटेड वाले और 2 नॉन डिस्काउंटेड। डिस्काउंटेड में एनपीवी और आईआरआर वो इंपॉर्टेंट है और थोड़े से ट्रिकी भी है, तो उसको हम दोबारा से भी रिवीजन में या दोबारा से क्लास लेके हम उसको कर लेंगे। फिर उसके ये जो 2 मेथड्स है इजी भी हैं और इतने यूज में भी नहीं है, लेकिन एग्जाम में भी कम ही पूछा जाता है, पेबैक पीरियड और एआरआर से। हो सकता है पूछ ले और हो सकता है ना भी पूछे, लेकिन एनपीवी से और आईआरआर से क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, आईबी में ये कहाँ पे मिलेगा मुझे? सर किसमें? सीआईबी वाली बुक में। सीआईबी में सर, सीआईबी में जो आपका 3rd पेपर है ना सर, जी पेपर 3rd जो एबीएफएम जो नया सब्जेक्ट है आपका, उसमें सर आपको मॉड्यूल बी और सी में मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर्स भी लिखे हुए वहां पे ना। यूनिट 9 कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यूनिट 9-10 है और आई थिंक 14-15 है मॉड्यूल सी में, तो बी और सी। हाँ 3rd पेपर में यूनिट 9। जी ठीक है जी, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद इस चैप्टर में जो दूसरा पार्ट है वो है हमारा टर्म लोन्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब ये जो टॉपिक है ये तो मतलब थोड़ा कम ही जरूरत पड़ती है आप लोगों को पढ़ाने की, और मुझे थोड़ा नॉलेज भी कम है बैंकिंग की, तो आप लोग थोड़ा हेल्प कीजिएगा। ठीक है, चलिए जो पहला पॉइंट है वो क्या, बैंक प्रोवाइड, जनरली जो बैंक टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है कंपनीज को, वो किसके लिए करते हैं, फिक्स एसेट्स के लिए करते हैं। जैसे सपोज उनको लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी वगैरह कुछ परचेज करना है, तो उसके लिए जनरली बैंक टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है कंपनीज को या फर्म्स को। दूसरा जो टाइप का लोन है वो एक वर्किंग कैपिटल टर्म लोन भी बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, WCTL बोलते हैं इसको, ये करंट एसेट्स के लिए होता है। सपोज हमें रॉ मटेरियल परचेज करना है या फिर हमें जो डेटर्स हैं उनकी पेमेंट करनी है, इस तरह का अगर कोई हमारा करंट एसेट से रिलेटेड कोई एक्सपेंस होता है तो उसके लिए हम लोग वर्किंग कैपिटल टर्म लोन लेते हैं, बट ये कम ही लिया जाता है। ठीक है, ये वाला ज्यादा लिया जाता है, ये वाला जो टर्म लोन है जो कि फिक्स एसेट्स के लिए होता है। ठीक है, जो वर्किंग कैपिटल लोन होते हैं वो जनरली 1 ईयर के लिए होते हैं और पेएबल ऑन डिमांड होते हैं। ठीक है, दूसरा जो इसके अंदर आता है, जो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके अंदर, जो टर्म लोन होते हैं हमारे, वो बैंक के लिए लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होगी। और इसको कैलकुलेट, सपोज अगर हमें किसी को टर्म लोन, किसी कंपनी को टर्म लोन प्रोवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक रेशियो कैलकुलेट करेंगे, जो अभी मैंने आप लोगों को नहीं बताया रेशियो वाले चैप्टर में। ठीक है, ये जब MCQs वगैरह हम करेंगे तो बताऊंगी। ये हमारा डेट सर्विस कवरेज रेशियो बोलते हैं इसको। इससे क्या होता है, बैंक जो है वो ये चेक करता है कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी हमसे लोन ले रही है, तो इसके जो प्रॉफिट्स हैं या इसके जो स्टेटमेंट्स है, क्या वो ये चीज दिखा रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो हमारे जो इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट है वो उसको पे बैक कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो बैंकर्स हैं वो डेट सर्विस कवरेज रेशियो से ये चेक करते हैं कि हमारी ये जो कंपनी है वो हमारा लोन को रीपे, जो EMI है उसको वापस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ठीक है, और ये किस कैटेगरी में जाते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं बैंक्स के लिए। लेकिन जो वर्किंग कैपिटल लोन्स होते हैं वो बैंक्स के लिए क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो विद इन 1 ईयर जनरली रिटर्न हो जाते हैं, वापस हो जाते हैं। और इसके लिए क्या करती है बैंक, उसके लिए बैंक क्या करते हैं, करंट रेशियो, जो लिक्विडिटी रेशियोज है, जैसे कि करंट रेशियो, क्विक रेशियो, इनको कैलकुलेट करके जो बैंक है वो ये पता लगाते हैं कि क्या वो हमारी ये जो शॉर्ट टर्म लोन है इसको प्रोवाइड, ये जो वर्किंग कैपिटल लोन है इसको पे बैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका एक टॉपिक है दैट इज डेफर्ड पेमेंट गारंटी स्कीम, गारंटीज स्कीम नहीं है, सॉरी, ये इसके वाला है। ठीक है, इसके अंदर देखिए क्या होता है, एक तो होता है कि बैंक ने खुद ही लोन प्रोवाइड कर दिया आपको, लॉन्ग टर्म लोन दे दिया और आपको उससे जो भी करना है आप कर लीजिए। दूसरा जो टाइप है वो क्या होता है, डेफर्ड, जिसको DPGS या DPG बोलते हैं। इसमें क्या करता है, जो परचेजर होता है, जो भी फिक्स एसेट को परचेज कर रहा है, वो क्या करता है, डज नॉट पे टू द सप्लायर इमीडिएटली, वो सप्लायर को इमीडिएटली पेमेंट नहीं करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, एक शेड्यूल, एक जो भी उनका एग्रीड पेमेंट शेड्यूल होता है उसमें वो उसको पेमेंट करते हैं। और इस पेमेंट की गारंटी कौन देता है, इस पेमेंट की गारंटी देता है बैंक। ठीक है, अब जब तक बात सिर्फ गारंटी तक है, मतलब जब तक परचेजर ने डिफॉल्ट नहीं किया है और वो जो भी उसका शेड्यूल फिक्स है वो आया नहीं है, या अगर सपोज आ गया और इसने पे कर दिया, तो वहां तक तो ये बैंक गारंटी होता है और ये नॉन फंड बेस्ड होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही परचेजर डिफॉल्ट करेगा तो उस केस में क्या होगा,
बैंक को क्या करना पड़ेगा, वो अमाउंट पे करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बैंक ने गारंटी दी है। और इस टाइम पे जब से वो डिफॉल्ट होगा और तब जब तक परचेजर से हम उसको रिकवर कर लेंगे, तब तक के लिए जो एक्सपोजर है, ये हमारा ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, ये फिर क्या बन जाएगा, फंड बेस्ड बन जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए, नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट अप्रेजल। देखिए, प्रोजेक्ट अप्रेजल में हम लोगों का चीज हो गई, उसके अलावा भी हम बहुत सारी चीजों को कंसीडर करते हैं। जैसे कि हम थोड़ा मैनेजरियल एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हैं कि हमारे जो हमारा जो कंपनी है उसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन है। ठीक है, मतलब जो ओनर्स हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, वो उनकी क्या चॉइसेस है, या वो क्या चीज चाहते हैं, या फिर उनकी प्रायोरिटीज क्या है। वो कंपनी की ग्रोथ चाहते हैं, या फिर वो सिर्फ अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। दोनों अलग चीजें, अलग मतलब इनडायरेक्टली रिलेटेड तो होती है, लेकिन अगर ग्रोथ देखना चाहते हैं तो उस केस में अगर उनको कम प्रॉफिट भी मिलेगा और कंपनी ज्यादा अमाउंट को ग्रोथ में इन्वेस्ट कर देगी, तो भी वो मतलब उनको लगेगा कि ठीक है। बट कुछ आपके ऐसे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो अपना प्रॉफिट में ज्यादा उनको इंटरेस्ट होता है, तो वो चाहते हैं कि बस हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए, और चाहे कंपनी की ग्रोथ हो या ना हो। ये सब चीजें उनके अंदर, हालांकि कंपनी की ग्रोथ अल्टीमेटली फिर उनको नुकसान पहुंचाएगी अगर ग्रोथ नहीं होती है तो इस तरह की चीजों को भी हमें कंसीडर करना पड़ता है। उसके अलावा जो कंपनी के आपके या फर्म के जो की पर्सन है, जो इंपॉर्टेंट पर्सन है, जैसे डायरेक्टर्स हो गए या आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर्स हैं, वो लोग हो गए, तो वो उनकी क्या परसेप्शन या उनकी क्या चॉइसेस हैं, तो ये भी हमारा डिपेंड करता है किसी भी प्रोजेक्ट को चूज करने में। दूसरा, हम लोग फिर टेक्निकल पॉइंट से देखते हैं। टेक्निकल पॉइंट से कि जो हमारी कंपनी की लोकेशन है, या जो टेक्नोलॉजी है, या अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इन सब चीजों को भी हम कंसीडर करके तब किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने हिल स्टेशन था कोई, वहां पे हमने क्या किया, एक प्लांट लगा दिया। अब उस प्लांट को बहुत ज्यादा, अगर सपोज आपने कोई हर्बल प्लांट लगाया, तो फॉर एग्जांपल उसकी जो खेती है वो वहीं आसपास आपने करी और वहां से अपने प्लांट में उसको प्रोसेस किया और बेच दिया, तब तो ठीक है। बट अगर सपोज कोई ऐसी चीज है जिसको आपको नीचे से कहीं से, मतलब प्लेन एरिया से आपको उसको ट्रांसपोर्ट करके आपको वहां तक पहुंचाना पड़ेगा, तो उस केस में ये जो डिसीजन है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या अदर जो एक्सपेंसेस होते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही आपको बहुत ज्यादा पड़ जाएगी। तो किसी भी प्रोजेक्ट को चूज करने के लिए हमें इन पॉइंट्स को भी कंसीडर करना होता है। उसके बाद इकोनॉमिक अप्रेजल, कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लगा के हमारे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। अगर हम 10 लाख रुपए लगा रहे हैं तो उसको लगा के हमें रिटर्न्स कितने मिलेंगे, या फिर हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस हम लोग करेंगे कि एक वो पॉइंट जहां पे हमें ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, तो हम उस केस में देखेंगे हमारी कितनी कॉस्ट लग रही है और क्या ये कॉस्ट हम रिकवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हम चेक करते हैं। ये जीरो, ये वाला मैंने जेआईबी में मैंने पढ़ाया था ना, कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो वहां से हमें पता है आप लोगों को ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है। तो ये सब चीजों को भी हमें कंसीडर करना होता है। एक्सेप्ट एनपीवी, आईआरआर, ये तो मेथड्स हो गए, टेक्निक्स हो गई, लेकिन उसके अलावा प्रोजेक्ट अप्रेजल के लिए इन सब चीजों को भी हमें कंसीडर करना होता है। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं, इसमें जो आरबीआई की जो गाइडलाइंस है, तो उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग की एक कैटेगरी है, उसके अंदर ये आपके एरियाज आते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, वाटर एंड सैनिटेशन, कम्युनिकेशन, सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग वाली जो आपकी हेडिंग है, या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ये वाली जो हेडिंग है, इसके अंदर इनमें से कौन सा आता है या कौन सा नहीं आता। तो आपको ये जो पॉइंट्स हैं इनको आपको याद रखना है। ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, वाटर एंड सैनिटेशन, कम्युनिकेशन, सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं बस। फिर उसके बाद डिसबर्सल ऑफ टर्म लोन्स। अब देखिए इसमें क्या होता है, सपोज अगर जो टर्म लोन है उसको हमने वन गो में दे दिया, जैसे कि सपोज परचेज ऑफ मशीनरी करने के लिए हमने जो भी अमाउंट, जो भी लोन हमारा सैंक्शन होता है उसको हमने प्रोवाइड कर दिया। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो बोरोअर का जो लोन अकाउंट है वो डेबिट हो जाता है बाय द अमाउंट ऑफ द लोन, एंड एंटायर अमाउंट इज टू पे टू द बायर। और ये जो अमाउंट है वो फिर किसके पास ट्रांसफर हो जाता है, बायर के पास, जिससे हमने उस मशीन को परचेज किया। ठीक है, परचेजर की अकाउंट से डेबिट हो जाएगा लोन अमाउंट। सपोज अगर मिस्टर ए ने 10 लाख रुपीज का लोन लिया है एक मशीनरी परचेज करने के लिए, तो क्या होगा, इनका जो लोन अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा विद 10 लाख रुपीज। और ये जो 10 लाख रुपीज है ये किसको हम दे देंगे, या बैंक किसको दे देगा, जो बायर होगा जिससे उसने इस मशीन को परचेज किया। ठीक है, और इन चीजों के लिए जो आरबीआई हैज एडवाइज्ड द बैंक्स टू हैव अ क्लियर पॉलिसी रिगार्डिंग द डेट इक्विटी रेशियो। तो ऐसे लोन्स देने के लिए आरबीआई ने क्या गाइडलाइंस दिए हुए बैंक्स को, कि आपको क्या करना है, उस कंपनी का जो डेट इक्विटी रेशियो है उसको आपको
अच्छे से कंसीडर करना है और अच्छे से इवेलुएट करके तभी आपको ये पर्टिकुलर लोन को आपको प्रोवाइड करना है। मैम ये बायर को देगा या सेलर को देगा? सर वैसे तो शायद सेलर को होता है ट्रांसफर। देखिए मुझे इसका जो प्रैक्टिकल इसका जो इम्प्लीकेशन है वो मुझे नहीं पता है, बट यहाँ पर बायर लिखा तो बायर तो फिर यही हुआ ना, बायर तो फिर यही हुआ मेरे ख्याल से ना। बायर तो मिस्टर ये ही हुआ। हाँ हाँ तो ठीक है वो, हाँ मेरे ख्याल से सेलर होना चाहिए यहाँ पर। अच्छा इसका जो प्रैक्टिकल अप्रोच होता है वो पता है आप लोगों को, किसी को? हाँ पता है। जी मैम बताइए। मैम इसमें जैसा आप बता रहे हैं ना कि डिसबर्स होगा तो टर्म लोन डेबिट होगा जी। तो फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हैं मिस्टर ए एक बायर है और जिससे भी उन्होंने मशीन परचेज करी है, जिसने सेल करी है मिस्टर ए को, है ना, हु सेलिंग वो पेमेंट रिसीव करेगा। जी जैसे मैम कार लोन यदि ले रहा है कोई, तो जैसे कार जहाँ से ले रहे हैं तो डायरेक्ट एजेंसी को जाती है पेमेंट, है ना? तो फिर यहाँ पर सेलर आना चाहिए ना। हाँ तो यहाँ पे सेलर जो एजेंसी हुआ वहाँ। जी 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 बिल्कुल ठीक है, आप लोग समझ गए ना। मेन चीज है बस इसको आप ध्यान रखिए, इसको हम यहाँ पे सेलर कर लेंगे, ठीक है। और ये इस तरह के लोन्स देने के लिए बैंक्स को क्या करना है, उनको डेट इक्विटी रेशियो जो है उसको कंसीडर करना है या उसको एक बार उसको चेक करना है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है सिंडिकेशन ऑफ लोन। देखिए ये क्या होता है, सपोज कोई 100 करोड़ का लोन, कोई कस्टमर आया बैंक के पास और उसने कहा कि मुझे 100 करोड़ का लोन चाहिए, तो बैंक ने कहा कि सर इतना जो अमाउंट का लोन है वो हम आपको सैंक्शन नहीं कर सकते। हो सकता है बैंक के पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स ना हो, या फिर हो सकता है कि वो जो पर्टिकुलर बोरोवर है वो उस कैटेगरी में ना आता हो जिसको हम इतना लोन प्रोवाइड कर सके, कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो ऐसे केस में बैंक क्या करता है, इसको हम लीड बैंक बोलते हैं। जो मेन बैंक होता है जिसके पास कस्टमर पहले आया तो ये लीड बैंक होता है। तो फिर क्या होगा, ये जो लीड बैंक होता है ये सेकंड बैंक को, या हो सकता है दो या दो से ज्यादा बैंक की भी जरूरत पड़े, तो वो इसके बाद जो वो अदर बैंक्स को अप्रोच करेगा कि आप क्या कर लीजिए, ये 100 करोड़ का लोन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसमें क्या कर लीजिए, शेयरिंग कर लीजिए। तो इसको हम सिंडिकेशन ऑफ लोन बोलते हैं। जैसे कि यूज फॉर शेयरिंग दी जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा जो बैंक है वो क्या करते हैं, इस लॉन्ग टर्म लोन को शेयर कर लेते हैं, और इससे क्या होता है, रिस्क भी शेयर हो जाता है। और जनरली ये लार्ज लोन्स के लिए होता है। और इस केस इसके लिए फिर जो लीड बैंक होता है वो क्या करता है, वो एप्लीकेशन फी चार्ज करता है फ्रॉम दी बोरोवर। कंसोर्टियम फाइनेंस सही होता है ना मैडम? जी सर, कंसोर्टियम फाइनेंस जो होता है, दो तीन बैंक मिलके एक बड़ा प्रोजेक्ट को जो फाइनेंस करते हैं, वही है सिंडिकेशन? हाँ सर देखिए मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है इस चीज का। कंसोर्टियम लोन यही सर, कंसोर्शियम एडवांस। जी बिल्कुल ऐसा होगा सर यहाँ पे, मतलब लेकिन जो सिंडिकेशन लोन है वो उसका मतलब हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। वो जो चीज आप बता रहे हैं हो सकता है वो इसी कैटेगरी में आता होगा। सिंडिकेशन लोन लॉन्ग टर्म के लिए और कंसोर्शियम शॉर्ट टर्म के लिए। अच्छा ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए सिंडिकेशन ऑफ लोन होता है जहाँ पे दो या दो से ज्यादा जो बैंक्स हैं वो आपस में आके उस अमाउंट को शेयर कर लेते हैं। और इसके लिए जो लीड बैंक है, जो मेन बैंक है जिसको बोरोवर ने फर्स्ट टाइम अप्रोच किया था, या जो ये सारे अरेंजमेंट करेगा, वो इसके लिए सिंडिकेशन फी चार्ज करता है, ठीक है। तो ये इसमें हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म, ठीक है। यूनिट 25 जो है वो जीआईबी के लिए तो खत्म हो गई है, ठीक है। और अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो हम लोग करेंगे अभी एक सेकेंड,